हेलो। जी हाँ, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सारे के सारे अच्छे ही होंगे। जी हाँ, मैं आ गई हूँ आपकी स्टोरी को लेकर। तो रेडी हैं स्टोरी सुनने के लिए? अगर नहीं है तो रेडी हो जाइए अपने अपने ईयरबड्स लगा के और दिल थाम के बैठिए। दिल थाम के सुनिए। तो आइए, देर नहीं करते हैं, चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी के पिछले पार्ट में आपने सुना था अनन्या अभिषा के पेन को देखकर थोड़ा हैरान थी और ना जाने क्यों उसे भी अभिषा का पेन देखा नहीं जा रहा था। अनन्या अभिषा की केयर करती है, उसे मेडिसिन खिलाती है। अनन्या अभिषा से उसकी बीमारी के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन अभिषा अनन्या से बोलती है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ और आप भी इस बात को यहीं पे छोड़ दीजिए। ये बात अपने तक ही रखिए और किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अनन्या वॉशरूम में स्मोक की हुई सिगरेट देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि अभिषा स्मोक भी करती है। अनन्या अभिषा से टकराकर बस गिरने ही वाली थी कि अभिषा उसको उसकी कमर से पकड़ लेती है। अनन्या के हाथ अभिषा के शोल्डर पर थे और यहाँ पर ये दोनों थोड़ा क्लोज आते हैं और इन दोनों की इस बात पर थोड़ी नोकझोंक होती है कि कौन किससे पहले टकराया। ये दोनों नीचे आते हैं जहाँ प्रियल अनन्या का ही वेट कर रही थी और प्रियल अभिषा के बारे में बोलकर अनन्या को टीज करती है। माँ अभिषा से अनन्या और प्रियल को उसके घर ड्रॉप करने का बोलती है और ये तीनों एक ब्लैक रॉयल कार से यहाँ से निकल जाते हैं। स्टोरी का पिछला पार्ट यहीं तक था। अब हम सुनते हैं आगे की स्टोरी। अनन्या कार में बैठी विंडो के बाहर का नज़ारा देख रही थी और उसके माइंड में बस वही फ्लैशबैक चल रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले अभिषा के रूम में देखा था। अभिषा कार के अंदर का मिरर सेट करती है ताकि वो अनन्या को ड्राइव करते हुए भी देख सके। विंडो से आ रही वो हल्की सी हवा जो अनन्या के हेयर को छू रही थी। अनन्या के हेयर हवा के झोंकों से उड़ रहे थे, जो कभी उसके फेस पे आ रहे थे तो कभी उसके पीछे जा रहे थे। हवा की इन शैतानियों से अनन्या का फेस और भी खूबसूरत लग रहा था। चांद की वो तेज रोशनी जो उसके फेस की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। अनन्या के फेस की चमक चांद से कम नहीं थी। अभिषा मिरर से अनन्या को ही देख रही थी और जैसे वो अपनी नज़रें मिरर से हटाना ही नहीं चाह रही हो। रियल पीछे बैठी इन दोनों के इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं। अभिषा पहले प्रियल को ड्रॉप करती है। कार जाके अनन्या के घर के सामने रुकती है। अनन्या कार से उतरने ही वाली थी कि तभी देखती है कि उसका दुपट्टा सीट के नीचे फंस गया है। अभिषा ये देख रही थी कि अनन्या दुपट्टा निकालने का ट्राई तो कर रही थी, लेकिन दुपट्टा निकल नहीं रहा था। अभिषा अनन्या से तो कुछ नहीं कहती है और उस दुपट्टे को सीट से निकालने लगती है। इस मोमेंट पर अभिषा अनन्या के थोड़ा क्लोज थी। अभिषा जब अनन्या के क्लोज थी तो अनन्या की धड़कनें थोड़ा फास्ट हो गई थी। अनन्या अपनी आँखों को कस के बंद कर लेती है। अनन्या को एक अजीब सा एहसास हो रहा था जो उसके लिए नया था, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अपने घर के बाहर खड़ी कार को देखकर अनन्या के भैया और भाभी भी बाहर आ जाते हैं। अभिषा दुपट्टे को निकाल कर वापस अपनी सीट पर आ जाती है और अनन्या की तरफ देखकर बोलती है, जी डॉक्टर साहिबा, दुपट्टा निकल चुका है तो अपनी निद्रा से बाहर आएं और अगर आपको सोना है तो प्लीज़ घर जाकर सो, मेरी कार में नहीं। अनन्या झट से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि अभिषा उससे दूर अपनी सीट पर बैठी है। मुझे शौक नहीं है आपकी कार में बैठने का। इतना बोलकर अनन्या कार से बाहर आ जाती है और गुस्से में डोर को तेज क्लोज करती है। मैं चाह के भी आपसे प्यार से बात नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग आए। अभिषा हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, वैसे आप गुस्से में बिल्कुल तीखी मिर्ची लगती है। अनन्या को कार से निकलता देख समीर बोलता है, ऐनी आज तूने कितना लेट कर दिया है, हम दोनों तेरा कब से वेट कर रहे थे। और तेरी स्कूटी कहाँ जो तू कार से आई है। समीर कार की तरफ देखकर बोलता है, ये कौन है और तूने इन्हें बाहर क्यों नहीं बुलाया। अभिषा बस जाने ही वाली थी कि तभी समीर को अपनी तरफ आता देखकर रुक जाती है और कार से बाहर निकलती है। समीर अभिषा को देखकर चौंकते हुए बोलता है, अरे एएस मैम आप आइए ना, घर आइए, आप यहाँ क्यों हैं। अनन्या अपने भैया के वर्ड को सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। मैम,
इस खड़ूस को भैया मैम क्यों बोल रहे हैं? अभिशा समीर से बोलती है, अरे वत्सल आप यहाँ रहते हैं? जी मैम मैं यहीं रहता हूँ। आप आइए ना, घर चलिए। नहीं आज नहीं, मैं किसी और दिन आऊँगी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। पर मैम आप यहाँ तक आ ही गई हैं तो प्लीज़ घर भी आइए ना। आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पीछे से अनुपमा भी बोलती है, जी आप एनी को लेकर आई हैं और आप बाहर से ही चली जाएंगी तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये भैया भाभी को हो क्या गया है? क्यों इस खड़ूस को घर आने के लिए इतना फोर्स कर रही हैं? शमीर और अनुपमा के इतना कहने पर अभिशा ना नहीं बोल पाती है और शमीर के साथ घर जाती है। मैम बैठिए ना। समीर के इतना कहने पर अभिशा वहीं काउच पर बैठ जाती है। समीर अभिशा से कुछ लाने का पूछता है। अभिशा एक गिलास पानी का बोलती है। एनी जाओ मैम के लिए पानी ले आओ। भैया मैं? हाँ हाँ तू, और किससे मैंने कहा? अपने भैया की बात सुनकर अनन्या अभिशा को घूरती है और किचन की तरफ पानी लेने चली जाती है। अनन्या गुस्से वाला फेस बनाकर अभिशा की तरफ पानी का गिलास बढ़ाती है। अभिशा पहले तो अनन्या के फेस को देखती है और फिर पानी का गिलास ले लेती है। अनुपमा और समीर दोनों अभिशा के सामने काउच पर बैठे थे और अनन्या अपनी भाभी के जस्ट पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। मैम आपने मेरी उस समय बहुत हेल्प की। जब मेरे पास उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी तब आपने मेरी सहायता की। शायद ही कभी मैं इस एहसान को भूल पाऊंगा। अभिशा पानी के गिलास को टेबल पर रखते हुए समीर से बोलती है, वत्सल पहले तो आप मुझे यहाँ मैम बुलाना बंद करिए। बॉस और क्लाइंट का रिश्ता सिर्फ ऑफिस में है, ऑफिस के बाहर नहीं। आप मेरी कंपनी के एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट हैं और मैं अपने क्लाइंट के साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकती। सो मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया है। एक बॉस को उस समय जो करना चाहिए था बस उसने वही किया। और वत्सल आप आगे से ध्यान रखें कि इस टॉपिक पर आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगे। अभिशा को यूं अपने भैया से बात करते देख अनन्या को बहुत अच्छा लग रहा था। अनन्या जब अभिशा से पहली बार मिली थी तब उसने अभिशा का वो गुस्से वाला रूप देखा था और आज ये रूप जिसमें इतनी समझदारी थी, दूसरों के लिए इतनी रिस्पेक्ट थी। अनन्या के दिल में अभिशा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ने जगह ले ली थी। अभिशा खड़ी होती है और बोलती है, ओके वत्सल मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है और माँ वेट कर रही होंगी मेरा। पर यस डिनर रेडी है, आप डिनर करके जाते तो मुझे और भी अच्छा लगता। अनुपमा की इस बात पर यस बोलती है, नहीं भाभी आज नहीं, किसी और दिन। इतना बोलकर अभिशा एक नज़र अनन्या को देखती है और घर से बाहर आ जाती। अपनी वो ब्लैक रॉयल कार को स्पीड देकर यहाँ से निकल जाती है। अभिशा के चले जाने के बाद अनुपमा समीर से बोलती है, तो ये हैं आपकी एस मैम जिनकी आप बातें करते थे? हाँ यही हैं एस मैम जिन्होंने मेरी उस टाइम बहुत हेल्प की थी। ये काम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ये काम में लापरवाही 1% भी बर्दाश्त नहीं करती। सारा ऑफिस इनके डर से कांपता है। आप दोनों आपस में ही बात कर लेंगे कि मुझे भी कुछ बताएंगे? और भैया आप इन्हें मैम क्यों बोल रहे थे और कौन से एहसान की बात आप इनसे कर रहे थे? अनन्या की बात सुनकर समीर अनन्या को वहीं काउच पर बैठाता है और बोलता है, एनी ये मेरी बॉस हैं, मैं इन्हीं की कंपनी में जॉब करता हूँ। और भैया हेल्प, किस हेल्प की बात आप इनसे कर रहे थे? अनन्या के इस क्वेश्चन पर समीर चुप हो जाता है। भैया आप चुप क्यों हो, बताओ ना मुझे। क्यों तुझे जानना है? इतनी भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि तू जाने। अनन्या समीर का हाथ अपने सिर पर रखती है और बोलती है, भैया आपको मेरी कसम, बताओ मुझे क्या बात है। एनी तू पागल है क्या, कसम अपनी क्यों दे रही है? ओके सुन, मैं तुझे कभी नहीं बताना चाहता था लेकिन तेरी इस कसम ने मुझे मजबूर कर दिया है। तेरी डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट कराने के लिए मैंने होम लोन लिया था क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था कि अपनी इस जॉब से लोन की सारी किस्तों को चुका दूंगा, लेकिन ऑफिस के मैनेजर ने मुझे 1 महीने की सैलरी दी ही नहीं और ये बोलकर मना कर दिया कि मैंने ऑफिस का काम अच्छे से नहीं किया है, जबकि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता था। मैंने उनसे बहुत कहा कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे ऑफिस से बाहर कर दिया। मैंने दोस्तों से भी हेल्प लेने का ट्राई किया लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अपने हाथों को खाली लिए घर आ गया और रात भर बस यही सोचता रहा कि क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे, कैसे बचाऊं मैं इस घर को।
मेरे पास आखिरी निशानी ये घर था जिसमें माँ पापा की सारी यादें थी। मैं इसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं करता भी तो क्या। किस्त की लास्ट डेट वो दूसरे दिन थी। मैंने बैंक वालों से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं उनकी सारी किस्तों को चुका दूंगा, लेकिन बैंक वाले नहीं माने। इस घर पर बस लॉक लगने ही वाला था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एएस मैम आ गई और उन्होंने उन्हें रोक लिया। एएस मैम ने वो सारी किस्तें चुका दी जो मुझे देनी थी। मुझे नहीं पता कि एएस मैम को ये सब कैसे पता चला, लेकिन उन्होंने मेरा घर बचाकर मुझ पर बहुत एहसान किया। मैम मुझ पर बहुत गुस्सा हुई कि मैंने ये सारी बातें उन्हें क्यों नहीं बताई। वो इस कंपनी की बॉस हैं और उन्हें जानने का पूरा हक है। मैम मुझे अपने साथ ऑफिस ले गई और तुरंत ही उस मैनेजर को फायर कर दिया और मुझे उस कंपनी का मैनेजर बना दिया। एएस मैम ने मेरे काम को देखा था। उन्होंने देखा था कि मैं कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। समीर की बातों से अनन्या की आंखों में आंसू थे। समीर अनन्या की आंखों से आंसुओं को पोंछता है। अनन्या अपने भैया को कसकर हक कर लेती है और रोने लगती है। यहाँ पर इन तीनों की आंखों में आंसू थे। अनुपमा अनन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप करा रही थी। समीर और अनुपमा ये दोनों अनन्या को बहुत प्यार करते थे। भैया इतना सब हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैं भी कितनी सेल्फिश हूँ। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने सपने के बारे में सोचा। मैं सच में बहुत सेल्फिश हूँ भैया, मैं सेल्फिश हूँ। समीर अनन्या को शांत करता है और बोलता है, नहीं तू बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। किसने तुझसे कहा कि तू सेल्फिश है? तूने माँ पापा के आखिरी सपने को सच किया है। एक अच्छा डॉक्टर ना मिल पाने की वजह से ना जाने कितनों की ज़िंदगी गई है और हम दोनों की तरह ना जाने कितने अनाथ हुए हैं। और एक डॉक्टर खुद अपने लिए कहाँ कुछ करता है, वो सिर्फ दूसरों के लिए करता है, उनकी दुआओं पर खरा उतरता है। समीर अनन्या के चीक्स पर अपने दोनों हाथ रखता है और बोलता है, तुम दूसरों की उम्मीद को कभी निराश मत करना। अपना काम तू अपनी लगन और मेहनत से करना। अपने काम में हमेशा लॉयल रहना। और मुझे ये बहुत अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर अनन्या वत्सल अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती है। उसकी ईमानदारी की गारंटी उसका भाई लेता है। और सुन, आज तूने ये सेल्फिश वाली बात बोली तो बोली, आगे से ऐसा बोला ना तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। समीर की बात पर अनन्या चिढ़ते हुए बोलती है, भैया आपकी एनी आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और ये तीनों ऐसे ही हंसते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अविसा और दया सूरज की पहली किरण होते ही धनीराम के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। धनीराम किसी से कॉल पर बोल रहा था, देखो जनाब, तुम्हारे कहीं पर हम उस ज़मीन का डुप्लीकेट पेपर बनवावा और ज़मीन हमारी है ये साबित करने की कोशिश भी करें। और अब हमें बचावन की तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि चरण सिंह एएस का हमारे पास भेजी जरूर। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बच जाओगे, लेकिन तुम उस एएस के हाथ नहीं आने चाहिए। इतना कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दी थी। धनीराम का एक आदमी दौड़ता हुआ धनीराम के पास आता है, साहब एएस आवत है। इधर अपने आदमी की बात सुनकर धनीराम बोलता है, तो यह बात तुम हमका बताओ ना हो, तुमका पैसा हम काहे के देत हन? अब हमार मुँह काहे ताकत हो? जाओ वही का रोक और अंदर ना आवंदी हो। धनीराम के वो 4-5 आदमी एएस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर भी एएस के सामने टिक नहीं पाते हैं। एएस इन सब को अच्छी तरह धोती है। एएस का पंच किसी के फेस पर पड़ रहा था तो किसी की पीठ पर। दया भी एएस का पूरा साथ दे रहा था। दया एएस के साथ बहुत सालों से काम करता था, या यूँ समझ लो कि दया एएस की परछाई था। और दया के होते हुए उसकी बॉस को कोई हाथ भी कैसे लगा सकता है। थोड़ी ही देर में धनीराम के आदमी जमीन पे पड़े करा रहे थे। धनीराम पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी दया जाकर उसे दबोच लेता है। अरे धनीराम, कहाँ भागे जा रहे हैं? जरा हमारे बॉस से भी तो मिल लीजिए। एएस धनीराम से बोलती है, तो बताओ धनीराम, तुम्हारे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे पिताजी के सामने खड़े भी हो पाओ? और कौन कौन है तुम्हारे साथ? एएस इतना ही बोल पाती है कि दया चिल्लाता है, बॉस हटिए वहाँ से। दया धनीराम को छोड़ता है और जल्दी से दौड़कर एएस को वहाँ से धक्का देता है, लेकिन चाकू की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो सीधा आकर अविसा के शोल्डर पर लगता है। इतनी ही देर में एक वाइट वैन आती है और धनीराम को उठा ले जाती है। दया इस जाती हुई वैन पर चिल्लाते हुए बोलता है,
बुज़दिल, बॉस पर पीछे से क्या वार करता है? हिम्मत है तो सामने से कर। दया तुरंत दौड़कर अभिषा को उठाता है और शोल्डर से चाकू को निकालता है। बॉस, आप ठीक हैं? अभिषा की आदत थी कि उसे कितना भी पेन हो, लेकिन उसके मुख से एक आह तक नहीं निकलती थी। उसे दूसरों के सामने कमज़ोर होना पसंद नहीं था। दया को इशारे से ही बताती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी वाइट शर्ट का राइट वाला हिस्सा पूरी तरह खून से भीग गया था। चाकू निकालने से ब्लीडिंग और भी बढ़ गई थी। बॉस, आप ठीक नहीं हैं, बहुत खून बह रहा है, चलिए हॉस्पिटल चलिए आप। दया जल्दी से अभिषा को कार में बिठाता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। अभिषा जब भी काम पर जाती थी तो अपनी कार ले जाती थी, वैसे तो उसे बुलेट से ही सफ़र करना पसंद था। दया कार की स्पीड देखकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अभिषा को पेन तो था, लेकिन उसे पेन कंट्रोल करने की आदत सी हो गई थी। अभिषा ने अपनी वाइट शर्ट के ऊपर ब्लेज़र डाल लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल का स्टाफ उसे देखे। दया अभिषा को पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन अभिषा उसे मना कर देती है और खुद से ही इस पेन में हॉस्पिटल के अंदर जाती है। दया सीधा अनन्या के केबिन में जाता है। डॉक्टर, आप कहाँ हो? बॉस को देखो ना, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दया की ये कपकपाती आवाज़ को सुनकर अनन्या सामने देखती है और तुरंत अपनी चेयर से उठकर इन दोनों के पास आती है। आप शांत हो जाएं और प्लीज़ बाहर जाएं, मैं देखती हूँ। अनन्या के कहने पर दया आंखों में आंसू लिए केबिन से बाहर निकल जाता है। अभिषा की कंडीशन को देखकर अनन्या भी घबरा गई थी। अनन्या अभिषा को जल्दी से केबिन में पड़े उस सोफे पर बिठाती है और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। अभिषा को बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन वो दिखा नहीं रही थी। अभिषा कैसे भी करके अपने पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो पेन को कंट्रोल करते हुए ब्लेजर को रिमूव करती है। अभिषा की बैग पूरी तरह खून से भीग चुकी थी। अनन्या इतनी ब्लीडिंग देखकर हैरान थी। आपको शर्ट रिमूव करनी पड़ेगी, तभी मैं पट्टी कर पाऊँगी। अभिषा शर्ट की बटन ओपन करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन हाथ में पेन की वजह से वो बटन ओपन नहीं कर पा रही थी। अनन्या अभिषा की तरफ थोड़ा झुकती है और शर्ट की फर्स्ट बटन ओपन करती है। अनन्या का फेस अभिषा के फेस के जस्ट सामने था। अभिषा अनन्या के फेस को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और भूल गई थी कि उसे पेन भी है। होता है ना, जिस इंसान को हम बेइंतहा प्यार करते हैं, अगर वही इंसान हमारे सामने हो तो पेन फिर चाहे जितना हो उसका एहसास तक नहीं होता है। यही हाल अभिषा के साथ था। अभिषा की शर्ट ओपन करते टाइम अनन्या पता नहीं क्यों घबरा रही थी। वो एक डॉक्टर थी तो उसके लिए ये न्यू नहीं था, लेकिन फिर भी अनन्या खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। अभिषा की आंखें दर्द के मारे लाल हो गई थीं। इन आंखों में आंसू तो एक भी नहीं था, लेकिन ये लाल आंखें अभिषा के दर्द को बाखूबी बयां कर रही थीं। अभिषा अनन्या की आंखों में ही देख रही थी, लेकिन अनन्या अभिषा की आंखों में देख नहीं पा रही थी। उसे डर था कि कहीं अभिषा का दर्द उसके दिल को सिसका ना दे। अनन्या शर्ट को रिमूव करती है और उस घाव को देखती है, जो कि काफ़ी गहरा था। घाव को देखकर अनन्या की आंखें भर आई थीं। अनन्या शोल्डर से उस इनर वियर स्लीव्स को थोड़ा नीचे पुल करती है और घाव को डिटॉल से क्लीन करती है। घाव में डिटॉल लगते ही अभिषा अनन्या का हाथ जोर से पकड़ लेती है और उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। ये आह इतनी तेज़ तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि अनन्या इसे सुन लेती है। अभिषा की एक पेन भरी सिसकी ने अनन्या की आंखों में आंसू ला दिए थे। अनन्या अपने हाथ को अभिषा के हाथ से नहीं छुड़ाती है और एज इट इज़ वैसे ही रखती है जैसे अभिषा ने पकड़ रखा था। अनन्या घाव को थोड़ा क्लीन कर रही थी और फिर फूंक लगा रही थी, फिर थोड़ा क्लीन कर रही थी और फिर फूंक लगा रही थी, ताकि अभिषा को पेन न हो। अभिषा केबिन की कांच में ये सब देख रही थी और अपने मन में ही सोचती है, ये ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि मुझे पेन न हो, पर क्यों कर रही हैं ऐसा? और पेन तो मुझे है, तो इनकी आंखों में आंसू क्यों? अनन्या पूरे घाव को अच्छी तरह क्लीन करती है। शायद आपका पेन थोड़ा कम हो गया हो, तो आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे घाव पर मेडिसिन लगानी है। अनन्या की बात सुनकर अभिषा अपने ख्यालों से बाहर आती है
और तुरंत ही हाथ छोड़ देती है। अनन्या घाव पर मेडिसिन लगाती है और पट्टी करती है। अविशा तो बस अनन्या को ही उस कांच के मिरर से देख रही थी। मैंने पट्टी कर दी है लेकिन घाव गहरा है, इसलिए डेली पट्टी चेंज करनी होगी। और ध्यान रहे घाव दुखना नहीं चाहिए, वरना ये और गहरा हो जाएगा और फिर ठीक होने में टाइम लगेगा। घाव तो वैसे भी गहरा है। अविशा की इस बात पर अनन्या बोलती है, जी आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अनन्या अविशा को घाव से रिलेटेड कुछ समझा रही थी, लेकिन अविशा का ध्यान अनन्या की बातों पर नहीं, उसके फेस पर था, उसकी केयर पर था। ये लीजिए, ये मेडिसिन है, खा लीजिए। अनन्या की बात पर अविशा का ध्यान मेडिसिन पर जाता है। अनन्या अविशा को मेडिसिन देती है और पानी देती है। दवाई खा लेने के बाद अनन्या अविशा के हाथ से गिलास को लेकर टेबल पर रखते हुए बोलती है, ये मैं मेडिसिन कुछ आपको दे रही हूँ जो कि सुबह शाम खानी है और इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अनन्या ड्रॉर से एक टी शर्ट निकाल के लाती है, जहाँ एक दो एक्स्ट्रा क्लॉथ रखे थे जिनकी ज़रूरत उसे कभी कभी नाइट शिफ्ट में होती थी। ये लो, इसे आप पहन लो। अविशा उस टी शर्ट को देखकर बोलती है, मैं टी शर्ट नहीं पहनती। अच्छा, तो मेरे पास शर्ट है भी नहीं और एक्स्ट्रा में मेरे पास बस यही पड़ी थी, तो आपको पहनना हो तो पहन लीजिए, नहीं तो आप खुद देख लो। अविशा अनन्या के हाथ से टी शर्ट को ले लेती है और पहनने लगती है। अविशा करती भी तो क्या, ब्लीडिंग की वजह से उसकी पूरी शर्ट ख़राब हो चुकी थी। अनन्या अविशा को टी शर्ट पहनने में हेल्प करती है ताकि उसका घाव न दुखे। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। अनन्या अविशा की आंखों में देखकर पूछती है, ये चोट आपको कैसे आई? ये पूछते टाइम अनन्या की आंखें थोड़ा नम थीं। अविशा अनन्या की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। अविशा को कुछ याद आता है और वो स्ट्रिक्ट होकर बोलती है, मैं आपको ये बताना ज़रूरी नहीं समझती और आप डॉक्टर हैं तो सिर्फ अपना काम करिए। अविशा के ये शब्द अनन्या को चुभ से गए थे। अविशा की बातों से उसे बुरा भी लग रहा था और उसे क्यों बुरा लग रहा था वो खुद भी नहीं जानती थी। अविशा ये शब्द अनन्या को बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो करती भी तो क्या। अनन्या को खुद से दूर रखने का और कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। केबिन का डोर ओपन होता है जहाँ प्रियल आई थी। यस, आप ठीक हैं? अभी मुझे दया ने बताया कि आपको चाकू लगा है और आपको ब्लीडिंग भी बहुत हुई है। अनन्या चौंक जाती है कि अविशा को यह घाव चाकू लगने की वजह से हुआ है। प्रियल की बात पर अविशा बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ अब। पर एएस, आपको पता चला कि वो लोग कौन थे? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन जिस दिन पता चला वो दिन उनका आखिरी होगा। वैसे एएस, एनी की टी शर्ट आप पे बहुत अच्छी लग रही है और आप पे ये कलर भी जच रहा है। अनन्या भी इस चीज़ को नोटिस करती है कि अविशा पर ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है और ये बेबी पिंक कलर जो अविशा पे बहुत सुंदर लग रहा था। अविशा ने जिम जाकर अपनी अच्छी खासी बॉडी बनाई थी जो कि इस टी शर्ट में अच्छी तरीके से विजिबल थी। एएस, आप ना आज खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि आपको ऐसे देखकर स्टाफ की हालत तो ख़राब होने वाली है। प्रियल की इस बात पर अविशा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन पता नहीं क्यों अनन्या को प्रियल की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। एनी, तुझे क्या हुआ? तूने क्यों इतना सैड फेस बना रखा है? प्रियल की बात पर अनन्या बोलती है, मुझे भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम ही कर रही हूँ। किसी को मेरा काम मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। पूछा तो प्रियल ने था उससे, लेकिन अनन्या ये सब अविशा की तरफ देखकर बोल रही थी। अनन्या की ये बात प्रियल को समझ नहीं आ रही थी और बोलती है, अरे मैंने क्या किया और मैं तुझे कब तेरा काम समझाने लगी? अविशा केबिन से बाहर आती है, जहाँ दया केबिन के बाहर खड़ा अपने बॉस के आने का वेट कर रहा था। दया अविशा को देखकर दौड़कर उसके पास आता है। बॉस, आप ठीक हैं? आपको इसे देखकर मैं बहुत डर गया था। दया की इस बात पर अविशा बोलती है, दया, इतने सालों से तुम अपने उस बॉस के साथ काम करते हो जिसे डर छू तक नहीं पाया, तुम कैसे डर सकते हो? बस मैं भी आपके पदचिन्हों पर ही काम करता हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरता। मैं डरता हूँ तो सिर्फ अपने बॉस से, और मैं डरता हूँ तो सिर्फ अपने बॉस को खोने से। जिसने भी आप पे वार किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
मुझे मारने वाला तो आज तक पैदा नहीं हुआ, तो तुम मुझे लेकर टेंशन मत लो। और हाँ, उस धनी राम के आदमी को पाताल से भी खोज के लाओ। उस धनी राम के चूहे को तो मैं बिल से भी निकाल के लाऊंगा बॉस। ईशा के फ़ोन की रिंग बजती। फ़ोन पर माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। अभिशा फ़ोन पिक करती है और बोलती है, जी माँ। हाँ, कहाँ है तू? माँ, काम पे हूँ। अच्छा, तेरे लिए काम इतना ज़रूरी है कि ब्रेकफास्ट किए बिना ही निकल गई। तुझे मैं कैसे समझाऊँ कि काम के साथ तू खुद का भी ध्यान रखा कर। माँ, काम डाउन, आप गुस्सा मत करो। काम ज़्यादा ज़रूरी था इसीलिए, और वैसे भी मैंने खा लिया है। आप मेरी टेंशन मत लो। अच्छा, किससे झूठ बोल रही है? अपनी माँ से? मुझे सब पता है, तो जाओ अब पहले कुछ खा लो जाके। माँ, कैसे पता चल जाता है आपको? माँ हूँ तेरी इसलिए। अभिशा बोलती है, जी माँ। फ़ोन कट हो जाता है। बॉस, बड़ी माँ की कॉल थी, खाने के लिए कह रही थी। चलो ना बॉस, मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है। दया और अभिशा कुछ खाने के लिए कैंटीन की तरफ निकल जाते हैं। लंच का टाइम था, इसलिए हॉस्पिटल का सारा स्टाफ कैंटीन में ही था। दया अपने लिए खाना और बॉस के लिए एक ब्लैक कॉफ़ी एंड स्नैक्स लाता है। अनन्या और प्रियल भी कैंटीन में आ गए थे। प्रियल अनन्या से बोलती है, एनी वो देख एस बैठी है, चल ना वहीं चल के बैठते हैं। नहीं, मुझे नहीं बैठना उस खड़ूस के पास, तुझे बैठना है तो बैठ जा। अनन्या ये बोलकर एस से दूर दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। प्रियल अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर वहाँ कैसे बैठ सकती थी? अनन्या भी यही है, ये अभिशा ने नोटिस नहीं किया था। एनी देखना, सारी नर्स एस को कैसे घूर रही हैं। खाने पे कम और एस पे ज़्यादा फोकस है इनका। हाय, इन लवर्स का एस ने हाल बेहाल कर रखा है। प्रियल एनी को बहुत अच्छी तरह जानती थी एंड जानती थी कि एनी के दिल में एस के लिए कुछ तो है। प्रियल बस यही कंफर्म करना चाहती थी कि अगर एनी ये सब देखकर जेलस हुई तो पक्का एस के लिए कुछ फील करती है। तू ना अपने खाने पर फोकस कर, इधर उधर कम। प्रियल फट से बोलती है, नहीं मुझे तो दोनों देखने और दोनों ही एंजॉय करने। तुझे देखना हो तो देख, नहीं तो तू अपना खाना एंजॉय कर, मैं तो इस व्यू का फुल मजा लूँगी। अनन्या प्रियल से तो बोल देती है, लेकिन खुद का भी मन खाने में कहाँ ही लग रहा था। उसे ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अभिशा के पास जाए और अभिशा से बोले कि पहले ये टी शर्ट चेंज करे वो। एनी को यूँ जेलस देखकर प्रियल को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। यार क्या बॉडी है मैम की, एकदम फिट। हाँ यार, मैंने ना आज से पहले कभी मैम को टी शर्ट में नहीं देखा। सच में यार, मैम इस कलर में क्या कमाल की लगती है। मुझे ना मैम को देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा। नर्स की ये सारी बातें अनन्या को और गुस्सा दिला रही थी। अनन्या का गुस्सा अब और भी बढ़ गया था। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं तक था। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो देखते हैं कि अब अनन्या क्या करेगी। क्या अनन्या का गुस्सा फूटेगा अभिशा पे? सॉरी गाइस, वो मैंने ना अभी स्टोरी पूरी राइट नहीं की है, तो राइट और रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिस वजह से मैं आपको रोज़ स्टोरी नहीं दे पाती हूँ। तो आई होप आप मुझे समझेंगे। जब मैं स्टोरी पूरी राइट कर लूँगी तब मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि रोज़ आपको एक एपिसोड सुनने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि आपको रोज़ एक एपिसोड दे पाऊँ। बट अगर मैं रोज़ स्टोरी नहीं पोस्ट कर पाई तो आप प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा और स्टोरी को सुनते रहिएगा और अपनी नाराज़गी अपनी इस किट्टू पे थोड़ा कम करिएगा और सुनते रहिएगा किट्टू स्टोरीज़।